जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हम आप सभी का इस चैनल पे वेलकम करते हैं, जिसमें आपको केवीएस और डीएसएसबी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास की जो सीरीज चल रही है उसमें हम पहला क्वेश्चन फिर एक देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फॉर्मेटिव असेसमेंट। पहले हम जानते हैं कि फॉर्मेटिव, देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, क्या होता है, ये मूल्यांकन पर आधार पर सुधार जिसमें संभव हो उसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। तो बात उसी को हो रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फॉर्मेटिव, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट को कौन सा इन चारों में से फॉलो नहीं कर रहा है उससे बताना है। देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट में सबसे पहले चीज़ हम समझते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में टर्म एंड असेसमेंट जो होता है ये नहीं होता है। क्या होता है? ये नहीं होता है। ओरल टेस्टिंग होती है, एनेक्डोटल होता है और पोर्टफोलियोज होते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो टर्म्स एंड असेसमेंट इज द नॉट पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट क्वेश्चन का सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, अ टीचर आस्क द स्टूडेंट टू एक्सेस, यानी कि एसेस देयर क्लासमेट्स ड्यूरिंग अ डिबेट कंपटीशन इन द क्लास, दिस मेथड ऑफ असेसमेंट इज। अब बात हो रही है कि अ टीचर, यानी कि एक शिक्षक जो है आस्क, पूछते हैं द स्टूडेंट, छात्र से, टू असेस, यानी कि आकलन करने के लिए, देयर क्लासमेट्स, यानी कि उन अपने देयर, यानी कि जो उनके क्लासमेट्स हैं उनके साथ, ड्यूरिंग अ डिबेट, यानी कि डिबेट के दौरान, डिबेट कंपटीशन के दौरान, इन द क्लास दिस मेथड ऑफ असेसमेंट इज। अब उस क्लास में जो असेसमेंट पूछा जाता है तो उस पूछ रहे हैं कि ये मेथड जो है असेसमेंट का कौन सा मेथड है, इसको हमें बताना है। तो इन चारों में से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा इसकी बात करते हैं कि ग्रुप असेसमेंट होगा। जी नहीं, क्योंकि ग्रुप असेसमेंट, ग्रुप में कई चीज़ें आ सकती हैं। जैसे ग्रुप में हम सीनियर को भी साथ ले सकते हैं, जूनियर को ले सकते हैं, वहाँ आ सकता है। लेकिन बात यहाँ आ रही है क्या कि क्लासमेट्स, यानी क्लासमेट्स वही कहलाते हैं जो आपके क्लास में आपके पढ़ने वाले फ्रेंड्स हों, उन्हीं को हम क्लासमेट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पीर असेसमेंट। और पीर असेसमेंट यानी कि पीर का मतलब होता है, जो पीर PEER है, इसका सेंस क्या होता है? पीर का मतलब होता है समकक्ष मूल्यांकन, यानी कि जो आपके साथ पढ़ने वाले हैं उनके साथ बैठ के किसी मूल्यांकन को करना, किसी भी बिंदु पे मूल्यांकन करना, वो हम समकक्ष मूल्यांकन नाम देते हैं। इस तरह वो समकक्ष मूल्यांकन पीर असेसमेंट के रूप में जाना जाता है। तो इंडिविजुअल असेसमेंट नहीं होगा, ठीक है, सेल्फ असेसमेंट नहीं होगा, ग्रुप असेसमेंट नहीं होगा। इंडिविजुअल इसलिए होगा, इंडिविजुअल कोई एक, जो एकलौता कोई क्या हो, वो सेल्फ यानी कि खुद आप किए हो, तो बिल्कुल नहीं है। ये पीर असेसमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्रोप्रिएट अबाउट लैंग्वेज गेम्स। इन चारों में से पूछ रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यानी कि जो नहीं है अप्रोप्रिएट, यानी कि अप्रोप्रिएट मतलब उपयुक्त, अबाउट लैंग्वेज गेम्स, यानी कि भाषीय खेलों पे कौन सा नहीं उपयुक्त है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है, लैंग्वेज गेम्स क्रिएट अ रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट इन द क्लासरूम एंड इनहेंस द यूजेस ऑफ इंग्लिश। तो क्या ये सही है या गलत है, ये हम आगे देखेंगे, पहले हम समझते हैं और चीज़ों को। दूसरा है, लैंग्वेज गेम्स क्रिएट स्ट्रेस फ्री एंड नेचुरल एनवायरनमेंट वेयर लर्नर्स कैन लर्न इंग्लिश। देखिए ये तो मुझे नहीं समझ में आया। लैंग्वेज गेम जो होते हैं ये स्ट्रेस फ्री तो नहीं होते हैं, एंड नेचुरल एनवायरनमेंट, ये नेचुरल एनवायरनमेंट की तो बिल्कुल बात ही नहीं है। वेयर लर्नर्स कैन लर्न इंग्लिश, जहाँ पे लर्नर्स यानी सीखने वाले वो सीख सकते हैं इंग्लिश, ये बिल्कुल गलत है। और इसके लिए सही हो जाएगा, किसके लिए, ये क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। ये तो ये पूछा ना कि कौन सा नहीं उपयुक्त है, तो कौन सा नहीं उपयुक्त है, ये यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है नहीं उपयुक्त है। तो इस तरह हम देखें, दूसरे का जो ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन जो सही हो जाएगा, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन है हमारा, देखिए रेमेडियल टीचिंग इज़ फॉर। अब रेमेडियल की सेंस क्या होती है ये हम जानते हैं। देखिए रेमेडियल का मतलब होता है उपचारात्मक। क्या होता है? उपचारात्मक, यानी कि उपचार के लिए जो भी हम विधि प्रयोग करते हैं उसको उपचारात्मक कहते हैं। तो रेमेडियल टीचिंग किसके लिए उपयुक्त है, हम उसकी बात करते हैं। द टीचर टू टीच बेटर, द टीचर यानी कि वो एक शिक्षक, टू टीच बेटर यानी कि बेहतर शिक्षा के लिए एक टीचर हो। तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। अब देखते हैं फिर, इम्प्रूविंग द इमेज ऑफ द स्कूल, जो इम्प्रूविंग द इमेज यानी कि किसी भी इमेज के लिए इम्प्रूव करना ऑफ द स्कूल के लिए, तो ये भी सही नहीं है। द लर्नर टू लर्न बेटर, बिल्कुल ये भी सही नहीं है। जो चौथा हो जाएगा, देखिए इसको समझते हैं, द लर्नर्स टू लर्न बेटर एंड द टीचर टू इम्प्रूव हिज एंड हर टीचिंग, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए रेमेडियल टीचर, आपसे उम्मीद इस क्वेश्चन को इस
तथ्य से पूछा गया है कि आप एक टीचर हैं और इस टीचर से ही जोड़ के इस क्वेश्चन को आपसे किया गया है। तो जब द लर्नर यानी कि जो सीखने वाला है, टू लर्न बेटर यानी कि सीख सकता है बढ़िया, एंड द टीचर यानी जो शिक्षक है टू इम्प्रूव यानी कि इम्प्रूव करे किसके, उसके यानी कि हिज एंड हर टीचिंग, उसके पढ़ाने के लिए जो भी चीज़ें उसको इम्प्रूव करे, विकसित करे, ये बात उसकी हो रहा है। तो इस तरह जो चौथा हमारा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। यहाँ पे चौथे क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्री रिक्वेजाइट फॉर लैंग्वेज लर्निंग। तो इसका हमें बताना, देखिए पहले हम उम्मीद करते हैं कि पांचवें क्वेश्चन में ये ऊपर जितना दिया है इसमें हम सब चीज़ समझ रहे होंगे। जितने भी वर्ड है, प्री रिक्वेसाइट हमारे लिए नया वर्ड है। तो प्री रिक्वेसाइट का मतलब होता है शर्त, यानी कि इम्पॉर्टेंट यानी कि प्रमुख शर्त जो है फॉर लैंग्वेज लर्निंग के लिए क्या है वो हम पहले जानते हैं। तो लिस्ट ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज टू बी लर्न, जी नहीं। प्रोवाइडिंग अ गुड टेक्स्ट बुक टू चिल्ड्रन टू लर्न द लैंग्वेज, जी बिल्कुल नहीं। बुक देने, अच्छी बुक देने से थोड़ा होता है टेक्स्ट बुक। चिल्ड्रंस मोटिवेशन टू लर्न द लैंग्वेज, जी बिल्कुल। चिल्ड्रंस यानी कि बच्चों का जो मोटिवेशन है उसका क्या है, सीक टू लर्न द लैंग्वेज यानी कि जो भाषा को सीखने के लिए जो मोटिवेशन है बच्चों का वो बहुत ज़रूरी है। और यूजिंग स्ट्रक्चुरल सिचुएशन अप्रोच वाइल टीचिंग, नहीं ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस तरह में जो तीसरा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन चिल्ड्रंस मोटिवेशन टू लर्न द लैंग्वेज। छठवां प्रश्न है, छठवां, द राइज एंड फॉल ऑफ टोन यानी कि द राइज यानी कि राइज आप समझ रहे हैं उगना और फिर गिरना, ऑफ टोन इज क्या है, टोन मतलब एक तरह से हम भाषा बोल सकते हैं, इज क्या है, प्रोनाउंसिएशन है, स्ट्रेन है, स्ट्रेस है या इनोटेशन है। यहाँ पे देखिए प्रोनाउंसिएशन आप जानते हैं उच्चार, स्ट्रेन आप समझते ही हैं, स्ट्रेस आप समझते ही हैं, और इंटोनेशन मतलब होता है आवाज़ का उतार चढ़ाव। जो आवाज़ का उतार चढ़ाव होता है उसी को हम कहते हैं, उसी का शुद्ध हिंदी है द राइज ऑफ इसके मीन्स ही होता है द राइज एंड फॉल ऑफ टोन इज इंटोनेशन। तो दैट्स फोर्थ ऑप्शन ऑफ 6 क्वेश्चन इज ट्रू। सातवां क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अबाउट स्टोरी टेलिंग। इनमें से क्या सही है, मतलब सबसे उपयुक्त है किसके लिए, इम्पॉर्टेंट अबाउट स्टोरी टेलिंग यानी कि जब हम कोई कहानी बताते हैं उसके लिए। इट ब्रॉडेंस देयर नॉलेज अबाउट वेरियस, क्या होता है, अब जो ब्रॉडेंस है देयर नॉलेज अबाउट वेरियस, क्या वो सही है, जी बिल्कुल नहीं सही है। दूसरा ऑप्शन है, इट इज़ एन इफेक्टिव वे टू लर्निंग वोकेबुलरी, जी बिल्कुल। अगर हम किसी को स्टोरी टेल करते हैं, इम्पॉर्टेंट क्या है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अबाउट स्टोरी टेलिंग, जब हम कोई स्टोरी यानी कि कोई भी कहानी सुनाते हैं उसके ऊपर हम सबसे जो जरूरी चीज़ है वो इट इज़ इफेक्टिव वे, कोई हम एक मतलब क्रियात्मक तरीका और ऑफ लर्निंग वोकेबुलरी यानी कि हम जो स्टोरीज सुनाते हैं उस पर क्या है वो, इट इज़ एन इफेक्टिव वे टू लर्निंग वोकेबुलरी, ये वो तरीका है जिससे हम क्रियात्मक रूप से हम शब्दों को समझाने का प्रयास करते हैं, यही वो उस बात को पूछा है। सेकंड ऑप्शन इसका 7वें का सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, डिक्टेशन डज नॉट हेल्प लर्नर्स टू। अब डिक्टेशन का मतलब होता है श्रुतलेख यानी कि सुन के लिखने वाले को हम डिक्टेशन बोलते हैं, यानी कि जो बोला गया उसे लिखना हो तो डिक्टेशन होता है। तो क्या ये डिक्टेशन हमें किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाता है, हम इसको देखेंगे। इम्प्रूव देयर रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करता है, जी बिल्कुल नहीं। इम्प्रूव देयर कंसंट्रेशन, देखिए डज नॉट हेल्प लर्नर्स टू, डिक्टेशन जो है वो डज नॉट यानी कि ये हमें किस चीज़ में हेल्प नहीं करता है ये समझिएगा। इम्प्रूव देयर रीडिंग स्किल, ये बिल्कुल करता है हमें, अगर हम किसी शब्द को सुन के लिखते हैं तो हमें पढ़ने में सहायता बिल्कुल मिलती है। और कंसंट्रेशन, जी बिल्कुल, शब्द को सुनते हैं और लिखते हैं तो कंसंट्रेशन में बनती है। इम्प्रूव देयर स्पेलिंग, क्या स्पेलिंग के लिए हमें इम्प्रूवमेंट मिलती है, ये स्पेलिंग तो हमें हर हाल में बिल्कुल, अगर स्पेलिंग हम उसमें अगर 2-4 बार सुन के लिखेंगे तो स्पेलिंग आ जाएगी। चौथा, इन्हेंस देयर लिसनिंग कम्प्रहेंशन, इन्हेंस यानी कि लिखने में हमें, सुन के लिखने में हमें, इन्हेंस देयर लिसनिंग कम्प्रहेंशन यानी कि जो कम्प्रहेंशन होता है उसको लिखने के लिए हमें बढ़ावा मिलता है, तो ये भी सही है। देखिए इसमें जो गलत है ना, ये इम्प्रूव देयर रीडिंग स्किल, हमें रीडिंग स्किल जो होता है ना, ये हम सुन के अगर लिखेंगे तो हम रीडिंग स्किल हमारी डेवलप नहीं होगी, यही पहला जो है जो इसमें ये गलत है,
क्योंकि रीडिंग स्किल हम तब हमारा डेवलप होगा जब हम किसी चीज़ को रीड लगाएंगे बार बार। हम सुन के लिखने से हमारी रीडिंग स्किल नहीं होगी, उसमें हमारे कंसंट्रेशन भले इम्प्रूव हो सकती है, हमारी स्पेलिंग इम्प्रूव हो सकती है, हमारी लिसनिंग जो है वो इन्हेंस हो सकती है, लेकिन रीडिंग स्किल नहीं हो सकती है। इस तरह 8वां क्वेश्चन समाप्त हुआ। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है एन इंग्लिश टीचर आफ्टर कंप्लीटिंग अ चैप्टर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेक्स्ट 2। अब क्या है, किसके लिए बात हो रही है समझिएगा। एन इंग्लिश टीचर यानी कि जो एक इंग्लिश टीचर हैं, आफ्टर कंप्लीट यानी कि कंप्लीट करने के बाद, क्या कंप्लीट करने के बाद, अ चैप्टर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक यानी कि जो टेक्स्ट बुक है उसको कंप्लीट करने के बाद, एक चैप्टर जो टेक्स्ट बुक का उसे कंप्लीट करने के बाद आस्क्स यानी कि पूछते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टेक्स्ट बुक 2। अब किस लिए वो पूछते हैं इसकी बात है बतानी है। मेंटेन क्लास डिसिप्लिन, जी बिल्कुल नहीं, क्लास की डिसिप्लिन के लिए मेंटेन करने के लिए वो नहीं पूछते हैं। दूसरा है कीप स्टूडेंट्स बिजी एज द चैप्टर्स इज कंप्लीट, ये नहीं, बिल्कुल ये गलत है। तो तीसरा ऑप्शन देखते हैं, नो देयर कम्प्रीहेंसन, जी बिल्कुल, वो उस कम्प्रीहेंसन को जानने के लिए उस क्वेश्चंस को पूछते हैं जो उस चैप्टर पे आधारित होते हैं, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चौथा है अट्रैक्ट स्टूडेंट अटेंशन, जी बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। तो 9वें का जो तीसरा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, आई हैव जस्ट फिनिश्ड रीडिंग अ स्टोरी कॉल्ड डेंजरस गेम, मैंने अभी ख़त्म किया, क्या किया है, फिनिश्ड रीडिंग, पढ़ना ख़त्म किया स्टोरी, एक कहानी थी जिसको कहा था डेंजरस गेम, मैंने उसको ख़त्म किया है। इट्स अबाउट अ मैन यानी कि एक मैन के ऊपर था, हु, अब हु बात आ गया, कौन, डैश हिज वाइफ बिकॉज ही डज नॉट वांट टू लॉस हर। अब समझिएगा कि हुज यानी कि किल संबंधित मारता है, किसको मारता है, अपनी वाइफ को, बिकॉज क्योंकि ही डज नॉट वांट यानी कि वो नहीं चाहता था उसको खोना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा किल्स। अब क्यों होगा ये मैं बता रहा हूँ, ध्यान देखिएगा। इट्स अबाउट मैन, यहाँ पे जब बिकॉज के बाद हमारा दूसरा जो क्लॉज है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, डज नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, तो डज नॉट लगाया, तो डज नॉट इस बात का इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो हम यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट हु है, हु सिंगुलर का यूज हुआ है, तो यहाँ पे किल्स का यूज होगा। अगर प्लूरल रहता तो किल का यूज करते, लेकिन यहाँ सिंगुलर इसलिए किल्स का यूज करेंगे। तो इस तरह ये सीरीज भी यहाँ समाप्त होती है। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस को आपको परिचित कराया। उम्मीद करता हूँ कि अगर पेपर में इसमें से एक भी दो क्वेश्चन आएंगे तो आप हर हाल में उसको अच्छा करेंगे। तो चलिए अब आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।